ग्राउंड रिपोर्ट के इस खास अंक में इस बार हम आपको लेकर चलेंगे चेन्नई में चले 4 दिनों के डिफेंस एक्सपो में। भविष्य में रक्षा गलियारे के तौर पर बनने वाले तमिलनाडु के चेन्नई में इस डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था और इसका जो खास मकसद है, भारत को डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ाया गया कदम। सैन्य शक्ति के मामले में भारत का स्थान दुनिया में तीसरे नंबर पर है। देश का सालाना रक्षा बजट 2,95,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछले आवंटन से 5.91% ज्यादा है। भारत का सालाना रक्षा उत्पादन भी लगभग 55,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि भारत सैन्य साजो सामान और हथियारों का बड़ा आयातक है और हमारी निर्भरता अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों पर काफी ज्यादा है। दुनिया के हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 12% है और आज की तारीख में हमारा 60% रक्षा उत्पाद आयात पर निर्भर है। लेकिन अब देश के रक्षा क्षेत्र में बीते 4 सालों में सरकार ने बड़े बदलावों की नीति पर काम शुरू किया है। मेक इन इंडिया और नई रक्षा उत्पादन नीति के जरिए मकसद है कि रक्षा सैन्य साजो सामान के मामले में भारत की आयात पर निर्भरता कम की जाए और देश में ही रक्षा उत्पादों का निर्माण हो। यही थीम इस बार के चेन्नई में आयोजित हुए डिफेंस एक्सपो में भी देखने को मिली, जहां भारत ने ये दिखाने की कोशिश की कि भारत रक्षा उत्पादन का हब बनने की दिशा में बड़े कदम बढ़ा चुका है। राइफल से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट तक कई ऐसे उत्पाद दिखे जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही अब बनाए जा रहे हैं और जल्द ही सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस को वो मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ उत्पाद जो देशी और विदेशी कंपनियों ने मिलकर तैयार किए हैं। सैनिक का सबसे मूलभूत हथियार उसकी राइफल होती है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पूरी तरह स्वदेशी हथियार टार की क्या खूबियां हैं। ये राइफल रूसी AK-47 और AKT-103 की बराबरी वाली उच्च तकनीक वाली राइफल है, जो जल्द ही सुरक्षा बलों के हाथों में आ सकती है। मौजूदा वक्त में सेना और अर्धसैनिक बल बड़े पैमाने पर देश में ही बनी इंसास राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। टार और घातक पूरी तरह ऑटोमेटिक है और इसका गृह मंत्रालय से लेकर सेना ने ट्रायल भी किया है। ये क्या है और क्या फीचर्स इसके, कैसे बना रहे हैं आप लोग इसको, कौन बना रहा है? Okay, Ordnance Factory Trichy is producing this gun. This is almost like AKT-103. As you know, there's having the facilities for foldable barrel and 30 round of magazine with same features like AKT, and it can be fired like a fully auto gun. So it will. हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इंसास की तुलना में ये किस तरह से बेहतर साबित हो सकता है और इसके लिए क्या क्या ऑर्डर्स आपको या इसके फीचर्स मिले हैं अभी तक? देखिए, ऐसा है कि इंसास जो है वो सेमी ऑटोमेटिक गन था। अब क्लोज कॉम्बैट वार में ज्यादातर डिमांड बढ़ रहा है कि उसमें फुल्ली ऑटोमेटिक गन्स का इस्तेमाल किया जाए, इसीलिए ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक गन है और इसका क्लोज रेंज में फायरिंग भी बहुत अच्छा होता है। और इसका ट्रायल मऊ में हुआ है और वो ट्रायल बहुत ही सुंदर था, बहुत सक्सेसफुल हुआ है। ऑलरेडी RFI और त्रिची में भी आर्मी के आदमी आकर वहां पर ट्रायल किए गए हैं। MHA से बहुत सारे ऑर्डर प्लेस किया गया है, बहुत सारे स्टेट पुलिस ऑलरेडी टार और घातक को ले चुके हैं। हम लोग अगले साल भी उनके हाथ में ये औजार देने वाले हैं। और जो Mark II can move 60 kilometers per hour on road and over 25 kilometers per hour। भारतीय सेना की आर्टिलरी में दूसरा बड़ा मारक हथियार है अर्जुन टैंक। अर्जुन मार्क 1 में 93 बदलावों के साथ मार्क 2 को
रूसी T-90 के मुकाबले तैयार किया गया है। इसे अगले साल तक मिसाइल से लैस करने की भी योजना है। DRDO ने इसमें 120 mm राइफल गन लगाई है, जिससे प्रति मिनट 6 से 8 फायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें 39 राउंड विशेष ब्लास्ट प्रूफ कैनिस्टर्स लगी हैं। टैंक में 12.7 AA मशीन गन और 7.62 mm मशीन गन लगाई गई हैं। इस सारे उपकरणों को सिर्फ 4 लोग ऑपरेट कर सकते हैं और उम्मीद है कि सेना इसे प्रमुख टैंक के तौर पर इस्तेमाल करेगी। लेकिन DRDO ने बोफोर्स से भी मारक बताते हुए जिस स्वदेशी तोप पर अपना सबसे ज्यादा भरोसा जताया है वो है लॉन्ग रेंज अटैक्स गन। बोफोर्स के बाद में कंट्री के भारत के अंदर बनी हुई अटैक्स गन अगर इंट्रोड्यूस हो जाती है तो यह एक DRDO के लिए बहुत अच्छा स्टेप होगा और यह आने वाले टाइम के अंदर DRDO के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी कि हमारे देश में बनाई गई गन जो कि सबसे ज्यादा मारक क्षमता रखती है, जो कि 48 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जो कि इस प्रकार की 155-52 कैलिबर गन्स में किसी में भी इतनी क्षमता नहीं होती कि वह इतने दूरी तक मार कर पाए उसको। उस प्रकार की गन भारत में बनी हुई बहुत जल्दी हम लोग उसको देश की सेनाओं के लिए काम में ला पाएंगे। Ladies and gentlemen, you can see on your right, a BrahMos missile has been launched by INS Kolkata. बात जब मारक क्षमता की हो तो भारतीय सेना वायुसेना को मिल चुकी ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा न हो, ऐसा नहीं हो सकता। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के जुड़ाव से बना शब्द ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया में बड़ा नाम बनकर उभरा है, जिसका देश में ही निर्माण हो रहा है और साथ ही कई देशों ने इसे खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई है। इसका 80% कंपोनेंट स्वदेशी है, जो लड़ाई का रुख मोड़ने की क्षमता रखती है। ब्रह्मोस एक एग्रेसिव वेपन है, जिसे युद्ध की स्थिति में पहले 2 घंटे में ही दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों की तबाही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नई बात यह है कि अगले साल तक ये पूरी तरह स्वदेशी बनने की ओर है, क्योंकि इसका टारगेट ट्रैकिंग डिवाइस देश में तैयार होने की कगार पर है। अगले 5 सालों में इसे ध्वनि की रफ्तार से 5 गुनी यानी माक 5 का स्तर दिलाने पर शोध चल रहा है और साथ ही इसकी मारक क्षमता को 800 किलोमीटर किए जाने की योजना है। वायुसेना की लड़ाकू विमानों के मामले में लंबे वक्त से स्वदेशी तेजस पर निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन अभी तेजस के मार्क 2 वर्जन के आने का इंतजार है। तेजस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बताते हैं कि भारतीय वायुसेना में पहले ही शामिल हो चुके इस तेजस की 200 एयरक्राफ्ट की खेप वायुसेना ने मांगी है, जिसके लिए निर्माण का काम चल रहा है। तेजस की ये उड़ान देखिए, जहां वो सुखोई 30 और मिग 29 के साथ उड़ान भर रहा है। डिजाइन तो उसका पूरा मेक इन इंडिया है। पहले कंपोनेंट्स जो चीजें क्योंकि इंडिया में बनती नहीं थी, बाहर से आती थी, अभी 60% कंपोनेंट्स भी इंडिया में बन रही है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसका बढ़ाते जाए। तो मार्को ने जो 40 एयरक्राफ्ट के बाद आ रहा है, उसमें 70 से ऊपर प्रतिशत कंपोनेंट्स इंडियन हो गए। लेकिन दुनिया में कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जिसके सारे कंपोनेंट्स वो देश बनाता है। कोई भी एयरक्राफ्ट, ग्रिपन ले लिए, कोई भी एयरक्राफ्ट ले लीजिए, तो थोड़ी चीजें तो इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि एक ही कंट्री से बनाते हैं सारे कंपोनेंट, सब देश के लिए कंपोनेंट, तो वो सस्ता पड़ जाता है। We are pursuing Tejas. What have we got in Mark 1? I will say FOC. And what have we got in Mark 1A? In Mark 1A, the beyond visual range capability is going to take a significant jump. Your electronic capability is going to take a significant jump. And in Mark 2, the range and maneuverability issues will be addressed upon. So we are one at a time. One at a time we will reach there. It's not correct to expect our industry or the indigenous industry to beat, directly produce a fighter that is comparable to the best of the world. And when we reach AMCA, that is the time when we'll produce a world-class fighter like anybody else does.
रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 110 नए विमानों की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है। इसी के मद्देनजर कई कंपनियां भी होड़ में आ गई हैं। चेन्नई के डिफेंस एक्सपो में इसी दिशा में बड़ा और अहम करार हुआ। दुनिया के ताकतवर लड़ाकू विमानों में शुमार बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान का अब भारत में भी उत्पादन होगा। अमेरिकी बोइंग ने भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और निजी क्षेत्र की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ये समझौता किया। ये ट्विन इंजन फाइटर प्लेन है और अमेरिकी कंपनी बोइंग भारत को पहले ही सुपर हॉर्नेट की पूरी प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट करने का ऑफर दे चुकी है। ये जो प्लेन जिसके बारे में समझौता हुआ है ये F-18 है, सुपर हॉर्नेट। दुनिया का एक बेहतरीन प्लेन है। सबसे अधिक ये प्लेन यूएस में यूज हो रहे हैं, लेकिन काफी दूसरे जो नाटो देश हैं वहां भी ये प्लेन यूज होता है। तो इस समझौते के तहत आप यदि देखें तो 3 कंपनियां एक साथ आई हैं, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। तो फॉरेन OEM, इंडियन प्राइवेट सेक्टर, इंडियन पब्लिक सेक्टर, तीनों टुगेदर। यहां पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी है, फॉरेन कोलैबोरेशन भी है। ऐसा स्ट्रैटेजिक अलायंस हमारे देश में कॉर्पोरेट सेक्टर में पहली बार हो रहा है। ये एक झलक है कि भारतीय सैन्य क्षमता काफी अच्छी है और उसे लगातार बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है। इसी दिशा में सरकार ने इसी साल नई रक्षा उत्पादन नीति के मसौदे को भी जारी किया था। इसका मकसद है कि भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया जाए, बल्कि उसे आयातक की बजाय रक्षा निर्यातक देश भी बनाया जाए। रक्षा उत्पादन की इस नीति के मसौदे के मुताबिक देश के सैन्य साजो सामान के साथ डिफेंस टर्नओवर को 2025 तक 1,70,000 करोड़ रुपए का करने का लक्ष्य है। इस नीति में निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत को दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शुमार कराना है और साथ ही रक्षा साजो सामान के निर्यात को भी 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा देने का लक्ष्य है। सरकार ने 12 मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और हथियारों की पहचान की है, जिसके भारी उत्पादन से आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। इसमें तेजस जैसे लड़ाकू विमान हैं, मीडियम लिफ्ट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं, वॉरशिप, जमीनी लड़ाई वाले वाहन, मिसाइल सिस्टम, गन और राइफल सिस्टम, छोटे हथियार, गोला बारूद, सर्विलांस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और रात में लड़ाई में इस्तेमाल नाइट विजन सिस्टम जैसे उपकरण शामिल हैं। इस नीति में ये भी कहा गया है कि 2025 तक 1,70,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करने के लिए करीब 70,000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की जरूरत होगी, लेकिन इससे 20 से 30 लाख नौकरियां भी इस सेक्टर में पैदा हो सकेंगी। जैसे जैसे इनका जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। जो हमने ड्राफ्ट प्रोडक्शन पॉलिसी बनाई है उसमें हमने आशा की है कि ये 2 डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर्स बनने जा रहे हैं, जहां पे बहुत एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और दूसरे देश में डिफेंस इनोवेशन हब्स और स्टार्टअप्स का इन्वॉल्वमेंट है। स्टार्टअप्स में आप जानते हैं कि लोग यंगस्टर्स, कॉलेज ग्रेजुएट सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है बहुत हद तक डिफेंस प्रोडक्शन एरिया में नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। उसमें इन्होंने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि 2025 तक 35,000 करोड़ की लागत का एक्सपोर्ट होना चाहिए हिंदुस्तान से। तो ये बड़ा अच्छा है, डिफाइन किया हुआ है टारगेट। अब हम समझते हैं सब उसी की तरफ आगे अग्रसर हो रहा है। जहां तक डोमेस्टिक मार्केट का सवाल है, उनका भी उन्होंने डिफाइन किया है कि इस ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी में कि 2025 तक 1,70,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। उसमें 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे 2 से लेकर 3 मिलियन जॉब्स का अंदेशा किया जा रहा है। तो इफ यू सी इट्स ए वेरी वेल डिफाइंड स्कीम विच इज मूविंग फॉरवर्ड इन ऑल दिस। सीआईआई की रक्षा इकाई और सरकार के साथ रक्षा निर्माण के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा रही सोसाइटी ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का मानना है कि ये नीति मील का पत्थर साबित होगी। रक्षा उत्पादन नीति के मसौदे में डिफेंस में विदेशी निवेश का जिक्र है। सरकार ने 2016 में रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा को 49% किया था, लेकिन बदलते वक्त और भारत की जरूरत के मद्देनजर दुनिया की निजी कंपनियों के लिए इसे और खोले जाने की भी चर्चा है। वैसे इसे विशेष परिस्थितियों में 74% या फिर
पूरा 100% करने के भी प्रावधान किए गए हैं। The foreign direct investment cap of 26% to 49% through the automatic route and even up to 100% on a case-to-case basis. FDI अगर आता है उससे टेक्नोलॉजी भी आएगा, प्लस उससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा, प्लस उससे रोजगार भी बढ़ेगा। तो तीनों के लिहाज से जो है इसमें बेनिफिट्स आते हैं। सो दैट इज हाउ द इंटेंशन इज। एंड बाय एंड लार्ज अभी जो डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी ड्राफ्ट निकाला है उसमें बोल रहे हैं कि अगर हाई क्वालिटी यानी नीश टेक्नोलॉजी आती है तो 74% तक ऑटोमेटिक रूट सरकार कंसिडर करने को तैयार है। नई रक्षा नीति के मसौदे में रक्षा क्षेत्र में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग यानी MSME सेक्टर को भी बढ़ावा देने की योजना है। ये एक तथ्य है कि भारत करीब 1,25,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद खरीदता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माता, आयुध कारखानों और निजी उद्योगों की भागीदारी करीब 40% है, बाकी आयात होता है। लेकिन इस फैसले से लघु मध्यम यानी MSME सेक्टर की भी भूमिका बहुत बढ़ने वाली है। रक्षा उत्पादन में आमतौर पर उच्च तकनीक और बड़ी कंपनियों का बोलबाला रहता है, लेकिन ये भी सच है कि इन बड़ी कंपनियों की छोटी छोटी जरूरतें और कलपुर्जों की जरूरतों को छोटे और मध्यम लघु उद्योग यानी MSME पूरा करते हैं। और सरकार का मेक इन इंडिया के तहत इन छोटे यानी मध्यम लघु उद्योगों पर खास जोर है। आइए अब आपको मिलाते हैं ऐसे ही सेक्टर की कुछ कंपनियों से। अविनाश देशपांडे की कंपनी वायुसेना से लेकर नेवी के लिए सेफ्टी फ्यूज बनाती है। उनकी मांग है कि टैक्स में छूट के साथ तकनीकी योग्यता को बढ़ाने में सरकार से मदद की दरकार है। जरूर फायदा हो रहा है इसमें। उसमें सरकार की तरफ से एक तो रिवायतें होनी चाहिए टैक्सेस में, और जो जमीन एक्सपेंशन के चाहिए वो थोड़ा वाजिब दामों में मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे फैसिलिटीज है जो हम लोग नहीं इंस्टॉल कर पाते, जो बहुत कीमती है, और वो सरकार ने अगर वो मुहैया करा दी तो बेहतर हो जाएगा। सेना के लिए नाइट विजन और थर्मल डिवाइस जैसे अहम उत्पाद बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि अभिनव आनंद मानते हैं कि छोटे उद्योगों के लिए राह अब आसान हुई है। आज से पहले जो इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट होता था और उसकी प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि नॉर्मल कोई यूजर्स को ना पर्सनली ना विभाग खरीद ही नहीं पाता था, क्योंकि इतने फंड्स नहीं थे। आज की डेट में दे आर एटलीस्ट आइंग एट देम, दे आर डूइंग द ट्रायल्स। हम लोग फील्ड ट्रायल्स के लिए जाते हैं, जो नाइट विजन इक्विपमेंट्स अंधेरे में देखने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं। नाउ वी हैव ट्राइड टू डू दोस थिंग्स आल्सो इन इंडिया। सो उस लिहाज से द सेक्टर हैज बूम्ड। हाउएवर अभी भी थोड़ी सी जो चैलेंजेस जो मैंने आपको जैसे जिक्र किया कि प्राइसेस हैव बीन ब्रॉट डाउन ड्रास्टिकली। एक छोटी सी टैक्टिकल लाइट जो हथियार पे लगती है, पहले उसकी कीमत शायद 35,000 रुपए थी, रेंज 100 मीटर के आसपास, लेकिन आज की डेट में उसी लाइट की कीमत वी हैव बीन एबल टू ब्रॉट आउट टू अराउंड 3,000 रुपीज। सो दे आर वेरी हैप्पी। हमें कई ऐसी उन्नत तकनीकें और आविष्कार देखने को मिले जिनके बाद सैनिकों को अगर वो चीजें मिलती हैं तो सैनिक की कॉम्बैट पावर यानी लड़ाई की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। बीते 9 अप्रैल को ही सैनिकों के लिए 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट का ऑर्डर सरकार की ओर से एक निजी रक्षा कंपनी SMPP को दिया गया। ये जैकेट विशेष बोरन कार्बाइड सिरेमिक से बना है, जिसमें सभी तरह की गोलियों को रोकने की क्षमता है। इसमें भी कई छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों की भागीदारी है, जो भारत के इस सेक्टर की क्षमता को दिखाता है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट की खासियत यह है कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनसे बात करते हैं क्या खासियत है इस बुलेट प्रूफ जैकेट की और सरकार से क्या ऑर्डर मिला था आप लोगों को। देखिए, ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है आर्मी के सबसे स्ट्रिंजेंट स्पेसिफिकेशन जो आज तक रही है उसके हिसाब से। ये बुलेट प्रूफ जैकेट आज तक जो हमारे जवानों के पास जैकेट थी उनसे काफी अलग है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट में आपकी जो AK-47 से हार्ड स्टील कोर बुलेट्स फायर की जाती हैं वो भी रुक जाती हैं, जो आज तक की जैकेट्स में नहीं रुकती थी। उसके अलावा ये बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे जवानों को कहीं अधिक प्रोटेक्शन एरिया ऑफर करती है। इसमें फ्रंट, साइड, बैक, थ्रोट, ग्रॉइन सभी का कवरेज दिया गया है। और ये बुलेट प्रूफ जैकेट एक खास तरह के सिरामिक से बनाई गई है, जिसे बोरन कार्बाइड सिरामिक कहा जाता है। ये सिरामिक
सबसे हल्का और सबसे हार्ड मटेरियल है जिसके अंदर सभी तरह की बुलेट्स रोक दी जाती हैं। वी कॉल दिस एज द शैटर प्रूफ टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एक प्लेट जो कि 5-6 बुलेट रोकने के काबिल होती है, वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से 20-20 गोलियां एक ही प्लेट पे रोक पा रही है, सिंगल मोनोलिथिक प्लेट के ऊपर। जानकारों का मानना है कि लघु मध्यम उद्योगों के मामले में सरकार की नीति से बड़ा फायदा होगा और भारत को रक्षा उत्पादन का हब बनाने की दिशा में कदम भी आगे बढ़ेगा। India or any country for that matter, even in United States, advanced countries, the core technology exists only in the MSMEs because they can concentrate, focus on specific areas and then excel in it. Whereas the bigger companies, whether it is Bharat Electronics, Larsen & Toubro, Tata or abroad, let us say Israeli Aircraft Industries, Elbit or Lockheed Martin, they are system integrators. The subsystems are always done in tier 2, tier 3 companies, which are nothing except MSMEs of various shapes and dimensions and sizes. कोशिश ये करनी है कि हम अपने प्लेटफॉर्म बना सकें, ताकि जो है हम सिर्फ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी द्वारा प्लेटफॉर्म ना बनाएं, बट अभी भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हमारे अपने बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, तेजस है जो हमने अपने खुद बनाया है, हमारी गन्स हैं जो हमने खुद बनाई हैं, लेकिन और कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी द्वारा बन रहे हैं। आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म अपने देश में बना सकें, ये हम लोग की आने वाले समय के लिए एक प्रयास है। रक्षा उत्पादन नीति के मसौदे में रक्षा गलियारों की भी खास चर्चा है। इसके तहत तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे स्थापित करने की बात कही गई है। इस साल के रक्षा बजट में भी डिफेंस कॉरिडोर को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था। इस ऐलान के मुताबिक देश में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2 रक्षा यानी डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे, जिससे देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी और साथ ही देसी विदेशी कंपनियां यहां आकर मेक इन इंडिया के तहत अपने अपने प्लांट लगा सकेंगी। और सरकार का यह भी दावा है कि इसमें रक्षा क्षेत्र में नई नौकरियां भी पैदा होंगी। रक्षा गलियारों का मतलब औद्योगिक क्षमता वाले आसपास के इलाकों का एक औद्योगिक क्लस्टर बनाना है। तमिलनाडु में ये प्रस्तावित रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर चेन्नई से कोयम्बटूर, होसूर, त्रिचनापल्ली और सलेम को जोड़ेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक राज्य में 1.25 लाख करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है और करीब 4 लाख नौकरियां तमिलनाडु और कर्नाटक में पैदा होने की गुंजाइश भी है। The defense corridor idea, which has essentially come from the Prime Minister, for which the Finance Minister made a provision in the Indian budget, has resulted in the formation of 2 defense production corridors, one in Tamil Nadu, the other one in Uttar Pradesh. We hope to go with great speed with the cooperation of the industries to have these activated and equally performing so that India actually realizes the dream of the Prime Minister for Make in India and making India a defense manufacturing and exporting hub. इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी रक्षा गलियारे 6 जिलों से होकर गुजरेंगे। इसमें बुंदेलखंड का इलाका सबसे ज्यादा फायदे में आ सकता है। इसमें झांसी के अलावा चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ को शामिल किया गया है। कानपुर पहले ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए विख्यात है, जो सेना के लिए कई महत्वपूर्ण आयुध बनाता है। सरकार की कोशिश है कि इन इलाकों का संपर्क मार्ग उच्च स्तर का किया जाए, ताकि उद्यमी अपने उत्पाद को 24 घंटे के भीतर कहीं भी पहुंचा सकें। ये सब कॉरिडोर्स में क्या होगा? द होल कंसेप्ट इज जो कैपेबिलिटी है अभी है उसमें, उसको क्लस्टराइज करें। क्लस्टराइज करने के बाद में उसको एक साइड से एंकर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स के साथ जोड़ दें, दूसरी साइड से एंकर इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ दें, तो उससे क्या अपने आप देखिए इकोसिस्टम उसका डेवलप होता रहेगा। एंड आगे चल करके जो हमने ये टारगेट्स इन्होंने दिए हुए हम समझते हैं इट इज डूएबल प्रोवाइडेड वी फॉलो सम वेरी क्लियर कट टाइमलाइंस एंड डू अ गुड इम्प्लीमेंटेशन। इन रक्षा गलियारों की घोषणा के बाद से ही विदेशी कंपनियों ने इनमें दिलचस्पी दिखाई है।
रूस और यूक्रेन जैसे देश इसमें शामिल हैं। इसके पीछे दरअसल लागत को कम करने के आर्थिक कारण हैं। रूसी रक्षा कंपनियों ने इस एक्सपो में भारतीय कंपनियों के साथ मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो समझौता किया है, उससे रूसी कंपनियों की लागत कई सेक्टरों में 400 से 2000% तक कम होने की उम्मीद है। रूसी कंपनियों का ये सहयोग सुखोई लड़ाकू विमान, Mi-17 हेलीकॉप्टर, MiG-29 विमान और T-90 टैंक के लिए भी होगा। दरअसल स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देकर साल 2025 तक भारत डिफेंस हार्डवेयर के क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में अपनी जगह बनाना चाहता है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले इन रक्षा गलियारों के लिए केंद्र सरकार 3000 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश की मदद देगी। बाकी राज्यों और निजी क्षेत्र को खुद जुटाना होगा। ये मेक इन इंडिया के तहत पिछले साल एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ था। जैसे आप जानते हैं कि रशिया के साथ हमारा डिफेंस में बहुत सालों से कॉपरेशन चलता रहा है। उस कॉपरेशन के तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है और जो चीज़ें हम प्रोडक्ट्स जो उनके डिफेंस प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उनके स्पेयर्स कंपोनेंट्स पे उन पे आश्रित हैं और ये स्पेयर कंपोनेंट्स बहुत हद तक वहाँ से हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे। पिछले साल ये तय किया गया कि ये कंपोनेंट्स यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स के द्वारा बनाए जा सकें। ये एक मेक इन इंडिया के अंदर बड़ी पहल थी और आज मुझे कहने में खुशी हो रही है कि एक साल में ही करीब 5 से 6 एग्रीमेंट्स दोनों कंपनियों के इंडस्ट्रीज के बीच में होने जा रहे हैं, जिनसे कुछ स्पेयर पार्ट्स जो है अब यहाँ पे बन सकेंगे। सरकार की अगले 7-8 सालों में मेक इन इंडिया के तहत ही सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना है। लेकिन रक्षा निर्यात के मामले में भारत को अभी काफी सफर तय करना है। भारत वियतनाम, मॉरिशस, बांग्लादेश, ओमान और अफगानिस्तान जैसे देशों को छोटे रेंज की मिसाइल, वॉरशिप, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, आर्टिलरी गन करीब 28 देशों को निर्यात कर रहा है। रक्षा मंत्रालय की कोशिश है कि इसे 2019 तक मौजूदा रकम से 6 गुना करके 2 अरब अमेरिकी डॉलर कर दिया जाए। भारतीय निर्यात 2013-14 में 1100 करोड़ रुपए का था। 2014-15 में ये 1582 करोड़ रुपए रहा, जो 2016 में बढ़कर 2060 करोड़ रुपए हो गया। सेना की जरूरत और मांग को पूरा करने के लिए बीते 2 सालों में रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अपना उत्पादन 25% बढ़ाया भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की नई रक्षा उत्पादन नीति से निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश से भारत अब निर्यात के क्षेत्र में भी ताकत बनकर उभरेगा। ये थी हमारी खास पेशकश। अगली बार मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।